नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट सभी एग्जामों को ध्यान में रख के 57 वीडियो की प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये हमारा 21वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों, इसी वीडियो का जो आप वॉच कर रहे हैं, इसी का PDF जो है पेड रखा गया है। बाद बाकी हमारे सारे क्लासेस की जो है PDF फ्री ही है। ठीक है, तो अगर आप ये PDF ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है। आपको व्हाट्सअप पे जो है मैसेज करना है, आपको वहां से सारी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि अगर आपने ये 57 सीरीज का वीडियो अटेंड कर लिए, मौखिक रूप से हमने जो भी बताया वो आप सुन लिए, साथ ही साथ ये PDF से रिवीजन कर लिए, तो आपको जो है जीके GS में जो है कमजोर रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी हीरो हो जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? भाई सेकेंड सबसे बड़ा परिवार बोल रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट परिवार भी होंगे। ठीक है, व्हिच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज? तो ये है हमारा ड्रेविडियन। ड्रेविडियन जो है भारत में दूसरी सबसे बड़ी समूह है भाषाओं की। पहली जो है भाषाओं की समूह ये कौन सी है इंडिया में? तो सबसे बड़ी समूह है इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा जो है इंडिया में लगभग 70 से 75% के बीच जो भाषा बोली जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम बहुभाषी देश में रहते हैं और बहु कल्चर हमारे यहाँ है ना। आप जब 5 किलोमीटर की दायरा 8 किलोमीटर दूर चले जाओ तो भाषा की जो है टोन बदल जाती है, भाषा सेम होते हुए भी, है ना। तो ये जो भाषाएं हैं, तो इंडो जो आर्यन भाषा है हमारे यहाँ 70 से 75 भाषा बोले % जो है इंडो आर्यन भाषा है। इसमें कौन कौन सी भाषा आ जाते हैं? तो लगभग सभी, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, उर्दू, संस्कृत भी इसी में आ जाएगा। संस्कृत को भी रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका जो है इंडो आर्यन भाषा से ही है। ठीक है, और ये जो द्रविडियन भाषा है, द्रविडियन भाषा मतलब जो साउथ के भाषा है, और सभी के सभी द्रविडियन भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक और प्रश्न आने वाले दिन की बता रहा हूँ कि कैसे पूछेंगे एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से कौन से इंडो आर्यन भाषा जो है क्लासिक भाषा है ना। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज की क्वेश्चन आगे आने वाले दिन में बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इंडो आर्यन लैंग्वेज मैंने बता दिया कौन कौन से, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, नेपाली भी है आपके इंडो आर्यन भाषा, ये नेपाली है। श्रीलंका में जो बोली जाती है वो भी है ना। भारत में क्लासिकल लैंग्वेज कौन से? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना। तो ये जो चारों हैं ये द्रविडियन फैमिली से, भाई ये द्रविडियन फैमिली से है। और द्रविडियन मैंने बता दिया आपको, साउथ को पकड़ लेना है, वही द्रविड़, क्योंकि साउथ की मंदिर भी ना द्रविड़ शैली में ही बने होते हैं, तो आपको याद रखने के लिए और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चारों भाषा ध्यान रखेंगे। जो क्लासिक लैंग्वेज है वो 6 गो है, तो 4 गो साउथ के, यहाँ पे जो है ओडिसी और संस्कृत। तो ओडिसी संस्कृत कहाँ से आ जाएगा? इंडो आर्यन से आ जाएगा। तो ये दोनों जो है आपके 6 जो है शास्त्रीय लैंग्वेज है। ठीक है, भारत में जो है लैंग्वेज की राष्ट्रीय भाषा संस्थान वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है या फिर कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताओगे? मैसूर में स्थित है। मैसूर, मैसूर कहाँ पे स्थित है भैया? कर्नाटक में। कर्नाटक के अंदर है राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय। ठीक है, अब ये द्रविड़ परिवार की भाषा आपके सामने दिख रहा है, जिसमें कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है ना। तो यही 4 मैंने बताया है। अब जो ये नीचे नीचे भाषा आपको दिख रहा है ना, ये सब जो है सब भाषा जो रीजन में बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है ना। पूर्व साइड से बन जाते हैं लेकिन साउथ से नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये चारों ध्यान रखना है। इनके अलावा यहाँ पे देखिए, जो अभी आपने देखा इंडो आर्यन भाषा है ना, तो ये कौन कौन से हैं? तो ये जो है जो भी है राजस्थानी, मराठी, है ना, कोंकणी, मराठी, उड़िया, बंगाली, बिहारी, ये सभी के सभी जो है जैसे ही मैं आपके परसेंटेज से भी स्पष्ट है भाई कि 70 से 75%। अगर स्टैंडर्ड एक वर्ड में लिखा हो कि भाई कितना % बोली जाती है, तब आपको जवाब देना है भैया 74%। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आंसर ध्यान रखें इंडो आर्यन भाषा की। ठीक है, इसके अलावा जो आपका यहाँ देखिए दिवेही भाषा, तो यहाँ पे इंडिया के नक्शा के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो मालदीव, मालदीव में दिवेही भाषा बोली जाती है, ये भी इंडो आर्यन भाषा है। सिंगली श्रीलंका में बोली जाती है, ये भी है। क्योंकि आप क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे अभी भाषा की, भाई भूटान की क्या है? जोखोंगा, जोंगखा या जोखोंगा, इस प्रकार से डी से स्टार्ट होता है, इसको लिखना। ये भूटान का है, ये भी अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था। बांग्लादेश की बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। श्रीलंका की जरूरत थी तो सिंगली, और आपका जो है मालदीव की जरूरत है तो दिवेही, दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? वो जो नियम होते थे उनके बौद्ध भिक्षुओं के, भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो ये जो नियम है इसकी जो वर्णन है किस ग्रंथ में है? इन व्हिच बुक आर द रूल मेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिविंग इन द संघ? तो भाई ये विनय पिटक में है, विनय पिटक में जो है इसके वर्णन मिलते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, खास करके परिभाषा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप क्या होता है? एक ऐसा गोलाकार टिब्बा जैसे आकार का होता है, इस प्रकार से, है ना। और यहाँ क्या होती है कि जो बौद्ध धर्म के जो पुराने कोई भी संरक्षण महत्व के चीज हैं इन्हें संरक्षित करके रखे जाने के स्थान होते हैं, जिसे स्तूप कहा जाता है, ठीक है। इसको आप किताबी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि बौद्धों के अवशेष को संरक्षित रखने की जो स्थान है उसे स्तूप कहते हैं। धामे के स्तूप है आपका उत्तर प्रदेश सारनाथ में, सांची का स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रबुद्ध ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। अब त्रि का मतलब यहाँ पे ट्राई है, मतलब तीन है, तो तीन पिटक होंगे। तो एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अधिम्य पिटक है, जिसमें से विनय पिटक से ये क्वेश्चन का बेस बना था कि भाई इसमें जो है बौद्धों को संघ में रहने की जो है नियम की वर्णन करी गई है। बुद्ध के पुनर्जन्म जो रिबॉर्न है उनकी वर्णन कहाँ पे मिलेगा? तो आपको जातक के अंदर मिलेगा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ क्रियाकलाप जो आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि महात्मा बुद्ध से जो है आजकल सिंपल क्वेश्चन तो आने से रहा, लेकिन फिर भी कभी कभी इनके जन्म कहाँ हुए थे या फिर लुम्बिनी कहाँ है पूछ देते हैं, तो छोटी मोटी जानकारी भी नंबर दिला सकता है आपको, तो ध्यान रखिए। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है ना। जन्म कहाँ हुई थी? लुम्बिनी नेपाल के अंदर। मृत्यु कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर में किसके संरक्षण में? तो मल्लों के संरक्षण में, मल्लों के संरक्षण में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। किस भाषा में? पाली भाषा में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। आज के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में सीजीएल में पूछा गया था दादा कि ये श्रावस्ती कहाँ पे है? तो भाई श्रावस्ती जो है उस समय 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था, जहां का राजा प्रसेनजीत थे, ठीक है। और इनकी राजधानी हुआ करते, मतलब श्रावस्ती जो है आपका कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। और ये श्रावस्ती कहाँ पे है? आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये बुद्ध से कुछ घटना है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय के जो है संबंधित है? किस मंत्रालय के अधीन है? या फिर कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 इज रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो भाई ये कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधीन जो है आपका ये बिल पास किया गया था, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022, है ना। अब आने वाले एग्जाम के लिए जो कुछ बिल हैं जो हाल फिलहाल में पास किए गए या फिर जो पास्ट में भी बहुत दिन हो गए लेकिन ज्यादा महत्व के हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे द एप्रोप्रिएशन बिल 2023, ये वित्त मंत्रालय का है, इसे कई बार संशोधित किए गए हैं। एप्रोप्रिएशन बिल 1 है, एप्रोप्रिएशन बिल 2, लेकिन इसके मंत्रालय सेम होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना, वित्त मंत्रालय। जन विश्वास सुधार अधिनियम 2022, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय का जो है बिल है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा द फार्म लॉ रिपील बिल 2021, ये किससे संबंधित है भाई? तो ये संबंधित है आपका एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर मंत्रालय से, है ना। तो ये कृषि से संबंधित है, नाम से स्पष्ट है। पहला जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री संबंधित है और दूसरा जो है कॉमर्स से, बिजनेस व्यापार वाली मंत्री से संबंधित है। तो ये चारों बिल जरूर ध्यान रखेंगे अगर आने वाले एग्जाम में मतलब समय में आपका एग्जाम है तो, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे ने पादशाह की उपाधि धारण की थी? एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर एमटीएस पे विशेष बल दीजिए आगामी एमटीएस के लिए, तो वीडियो की जो है लेंथ कम से कम 40 से 1 घंटे की कीजिए, है ना। बंधु अभी थोड़ा समय की भी प्रॉब्लम है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहूं तो भर दिन भी आपको पढ़ा सकता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है भाई, तो आप लोग में से ही बच्चों ने कमेंट किया कि सर वीडियो की जो है साइज छोटा कीजिए, मैक्सिमम 30 मिनट की रखिए। अब भाई किसकी जो है ना, तो देख लीजिए। फिर भी मैंने जितना भी मुझे समझाना है वो मैं तो समझा ही देता हूँ, भले फास्ट चल के टाइम को मैंने मैनेज किया, कम किया, लेकिन कंटेंट देने में कम नहीं किया दादा। कंटेंट कभी कम नहीं दूंगा, आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपको पास कराने के लिए आया हूँ, न कि मैं टाइम पास करने आया हूँ और मैं अपना जो है बिजनेस बढ़ाने आया हूँ। मैं दूसरे के जैसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दो, आज का दिन कटा। मुझे ये लगना है कि क्या पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में आना है ना, तो उसी पे काम कर रहा हूं। तो बिल्कुल संदेह न करें, आपको कंटेंट पूरा ही दिया जाएगा और कल से तो मैं और ज्यादा फुर्सत में हो जाऊंगा, क्योंकि कल सीजल की एग्जाम नहीं है, तो कल और अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना भाई। तो ये जो है हु अमंग द फ्लोइंग मुगल इंपीरियर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पादशाह, तो पादशाह की उपाधि जो है बाबर ने धारण किया है।
बादशाह की उपाधि बाबर ने धारण किया है। बाबर मुगल वंश की स्थापना करने से जो पहले जो है कहाँ के शासक थे, तो आपको बताना है जी फरगना के शासक थे। कब बने थे? 1414 ईस्वी में। देखिए 1514 ईस्वी में बताइएगा, ठीक है, 1514 ईस्वी में बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो जाएगा, गलती हो गया, माफ कीजिएगा। ये 1494 है, सही लिखा है क्या? सही लिखा है भाई, 1494 सही लिखा है, ठीक है। इनके अलावा बाबर भारत में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ते हैं 1526 में और मुगल वंश की स्थापना करते हैं। किसे हरा के? लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा के। इसके अलावा बाबर की 4-5 युद्ध होते हैं जिसमें सभी में विजय होते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन काफी आए हैं कि भाई फला युद्ध में बाबर ने किसे हराया, तो 1526 वाला में किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, है ना। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, इसमें राणा सांगा को पराजित करते हैं। 1528 में चंदेरी की युद्ध होती है, इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, इसमें बाबर ने नुसरत शाह और महमूद लोदी को पराजित किया था। देखिए इसका नाम घाघरा का युद्ध क्या है? घाघरा का युद्ध क्यों है? क्योंकि ये जो है घाघरा नदी के किनारे लड़ी गई है और इतिहास में, भारत के इतिहास में और खास करके मुगल वंश में ये एकमात्र युद्ध है जो स्थल और जल दोनों में लड़ी गई है ना भाई। स्थल पे नहीं फरियाया तो जल में जाके लड़ा गया है ना, इसीलिए इसे घाघरा का युद्ध कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाबरनामा बाबर खुद ही लिख लिए थे क्योंकि एक अच्छे राइटर भी थे, है ना, बाबर, है ना। तो भाई बाबरनामा की इन्होंने राइटिंग तो कर ली। आजकल ये नहीं पूछा जाता है कि बाबरनामा के राइटर कौन है, आजकल ये पूछा जाता है कि बाबरनामा की भाषा क्या है, क्योंकि भाई एग्जामिनर एडवांस हो गया भाई, जमाना चांद पे हम तीसरी बार जा रहे हैं भाई, मतलब चंद्रयान हमारी, है ना। तो भाई तुर्की भाषा में लिखा है बाबरनामा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, बादशाह की तो उपाधि धारण की थी। कलंदर कहा जाता है दानशीलता के भावना हेतु, क्योंकि भाई ये जो है कुछ अंश दान भी करते थे। इनके अलावा बाबर को पहले जो मर गए बाबर, तो सबसे पहले सभी ने इनको जो है अपने इच्छानुसार आगरा के आराम बाग में दफना दिए। बाद में सोर्स से पता चला कि बाबर का इच्छा है काबुल में दफनाया जाने का, पहले ही नोट कर दिए थे, तो फिर उनको उखाड़ के जो है काबुल में दफनाए गए, जहां पे आज भी इनकी मकबरा है, ठीक है। एक आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी जो है मृत्यु देश से बाहर बर्मा में हुआ था, जब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने उन्हें कैद करके ले गए थे, तो ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी मुगल का क्रम जरूर याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार से जो है आपको याद जरूर रखना है, कभी कभी अरेंज करने से आपकी क्वेश्चन जो है बन जाती है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना ENSO का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENSO? अ फेनोमेनन रिलेटेड टू चेंज इन प्रेशर स्टेट। तो भाई इन्हें अल नीनो सॉदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल नीनो सॉदर्न ऑक्सीलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये एक प्रकार का क्या होता है, दक्षिणी दोलन कहते हैं इसे। इसमें क्या होती है, दाब में परिवर्तन हो जाती है महासागर के ऊपर, जिससे क्या होती है, अल नीनो आ जाती है। तो इसको शॉर्ट में ESNO कहा गया है, इसनो कहा गया है। अल नीनो, यहाँ पे ई लिखना पड़ेगा भाई, गलत लिखा गया है, ए लिखा गया है, अल नीनो में ई लिखना पड़ेगा, EL होता है इस प्रकार से, ठीक है। सेज इसी प्रकार का एक फुल फॉर्म होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अल नीनो और ला नीनो की परिघटना किस महासागर में आपको देखने की मिलेगी? तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन उठा के यही लाइन आपसे पूछा गया था CGL 2022 के मेंस में, ठीक है। पहला जो आपका मतलब बदला हुआ सिलेबस का मेंस हुआ था ना पिछले साल, है ना, जो जिसमें प्री अब तो क्वालिफाइंग कर दिया गया, तो पहली बार एग्जाम पहली बार हुआ उस सिलेबस के हिसाब से, इस बार दूसरी बार है भाई, है ना। तो अल नीनो और ला नीनो जो है ये आपका प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बड़े महासागर हैं और सबसे गहरे महासागर भी हैं। इन्हीं महासागर में आपका मरियाना खाई स्थित है, चैलेंजर गर्त, ये तो ध्यान रखना है, ये सबसे गहराई वाला स्थल है, आ जाता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अल नीनो महासागरीय जल जो है ये जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है। क्या पूरे समुद्र की जल गर्म हो जाती है? अगर ऐसा होगा तो भाई सारे मछलियां एक के दिन में मर जाएगा, तब तो फिर त्राहिमाम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ खास रीजन में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है समुद्र के ऊपर का, है ना। इसके अलावा ये जो है जलवायु परिवर्तन क्रिएट कर देते हैं, जिसे अल नीनो कहते हैं, समझ गए। जब वायुमंडलीय दाब ऊपर का कम हो जाता है, जल गर्म हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई आस
फास्फोरस के बहुत ज्यादा जहां दूर तक ये होगा, और उसके अलावा भी ये जो है इफेक्ट डालेगा पर्यावरण पे एल नीनो। तो एल नीनो में क्या होता है, जल गर्म होता है, वायुमंडलीय दाब जो है समुद्र के ऊपर कम हो जाती है। इसके अलावा ये सबसे पहले कहां पे आया था, तो ये सबसे पहले पेरू में आया था, ठीक है, इक्वेडोर, पेरू, यहां सब पे जो है आपको एल नीनो देखने को मिलेगा। सबसे पहले मछुआरा ने देखा था इसे। इनके अलावा दक्षिणी दोलन एल नीनो का प्रमुख कारण है। दक्षिणी दोलन जो ये आपको ने फुल फॉर्म देखे ना, वो दक्षिणी दोलन का ही फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है ना, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहते हैं। बोले ना मोटे भाषा में, भाई वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसे किताबी लैंग्वेज में फिर दक्षिणी दोलन को समझा दिए गए कि भाई ये होता है दक्षिणी दोलन। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, वायुमंडलीय दाब घट जाती है, मतलब समुद्र के आसपास उस प्रेमिसेस में जब एल नीनो आती है, ठीक है। एल नीनो जो है गर्म करता है जल को, और उसका उल्टा होता है छोटा भाई ला नीनो। ला नीनो जो है जल को ठंडा कर देते हैं, ठीक है। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य के तकनीक अध्ययन हेतु प्रमुख स्रोत है। द अभिनय दर्पण कंपोज्ड बाय नंदिकेश्वर इज अ मेजर सोर्स फॉर द टेक्निकल स्टडी ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिकल डांस। मैंने कौन से क्लासिकल डांस की जो है आपकी जानकारी मिलेगी टेक्निकल तौर पे इस किताब से, जिस किताब का नाम है अभिनय दर्पण और जिसके रचयिता नंदिकेश्वर जी हैं, ठीक है। तो ये है आपका भरतनाट्यम। भैया भरतनाट्यम की जानकारी मिलेगी अगर आप ये किताब पढ़े तो। देखिए भरतनाट्यम जो है ये बेसिकली भरतनाट्यम जो है आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इनके ऊपर एक और किताब है जो इनके बारे में जानकारी बताता है, नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण। तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि आपके एग्जाम में दिखे, ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इस नृत्य का जो क्रम होता है ना, ये कई क्रम होते हैं, 5 क्रम जो है बेसिक होते हैं, जिनमें से एग्जाम में जो तैर रहा है 2 तैर रहा है। एक तो आपका अलीरप्पू और एक आपका जाति स्वरम, ठीक है। अलीरप्पू और जाति स्वरम किस नृत्य के पार्ट हैं, तो आपको बताना है भैया भरतनाट्यम के पार्ट हैं। भरतनाट्यम के शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, सभंग, अभंग और त्रिभंग। ये मैंने कल भी बताया था। मैं चाहता हूं कि आपको याद हो जाए ये वाला तीनों पॉइंट, आने वाले समय में एग्जाम की रीड बनेगी। इसके अलावा ये जो अभंग देख रहे हैं, ये अभंग क्षेत्रीय गायन कला भी है जो महाराष्ट्र में होती है ना, महाराष्ट्र में होती है। जैसे आपने बिरहा का नाम सुना है ना, बिरहा अपने इधर होते हैं यूपी बिहार साइड में, उसी प्रकार से अभंग जो है ये महाराष्ट्र में होते हैं। अभंग, ये शंकर महादेवन साहब का नाम सुने होंगे ना, बहुत बड़े गायक हैं, तो ये अभंग भी गाते हैं। इनके अलावा नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज एक ऐसी महिला हुई ट्रांसजेंडर जिन्होंने पहली बार पद्मश्री प्राप्त की आपका भरतनाट्यम के लिए, है ना, ट्रांसजेंडर समुदाय में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक ट्रांसजेंडर समाज में और बताता हूं, मंजमा जोगति, उन्होंने भी पद्मश्री अचीव किया है, तीनों भी ध्यान रखेंगे। वो पिक्चर में भी काम करती है मंजमा जोगति। अगला प्रश्न, निम्न खेलो इंडिया यूथ गेम के प्रथम सेशन के विजेता कौन है? हु द विनर ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला विजेता जो है हरियाणा रहे थे 2018 में। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम। इसका नाम कब बदला? 2019 में। तब क्या हो गया भाई? खेलो इंडिया यूथ गेम, जो हम आजकल सुनते आए हैं। देखिए इस प्रकार के 3 खेल हमारे इंडिया में चलते हैं। एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, एक खेलो इंडिया यूथ गेम है, और एक खेलो इंडिया विंटर गेम है। विंटर मतलब जाड़ा वाला, है ना। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखें, है ना भाई, आ जाता है एग्जाम के अंदर, है ना, छप जाता चुपके से। इसके अलावा खेलो इंडिया के पहले संस्करण जो है ये 2018 दिल्ली के अंदर हुआ था, विजेता हरियाणा रहे थे। इनके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम अभी आपके लेटेस्ट में जो है मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। उनके 8 शहरों में कराए गए। इस पॉइंट को नोट करेंगे कि कितने शहरों में कराए गए। जैसे अभी जो फीफा महिला वाला हुआ है अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर, वो जो है 5 शहरों में कराए गए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम के विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। 37वें राष्ट्रीय खेल इसी साल होंगे, गोवा के अंदर होंगे। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर इसी साल होने वाला है। कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? तो नारियल के तेल में जो है आपका व्हिच स्टेज इज फाउंड इन कोकोनट ऑयल? तो ये भाई लौरिक अम्ल जो है आपके नारियल के तेल में पाई जाती है। नारियल के तेल लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया साइड में जो है बाल में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडिया में से खाया भी जाता है। इनके अलावा
दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। मैंने आपको लैक्टो शब्द ही बताया है जो रूट वर्ड है अपने आप में दूध का, जैसे लैक्टोमीटर, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिस बैसिलस जो जीवाणु का नाम है, दही बनने वाला जीवाणु। तो जो भी लैक्टो शब्द है वो दूध को इंगित करता है। इनके अलावा बच्चों लोगों का दूध का नाम आपने देखा होगा लैक्टोजेन, है ना। लैक्टोजेन नामक एक दूध आता है सूखा वाला पाउडर बच्चों लोगों के लिए, है ना। तो ये भी लैक्टो से बना है ना। सरसों के तेल में इरुसिक अम्ल पाई जाती है ना। मूंगफली में ओलिक एसिड पाई जाती है, साथ ही साथ मूंगफली में पेंथोटेनिक एसिड जो होते हैं, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक भाग है, ये भी आपको पाया जाता है मूंगफली के अंदर। और मूंगफली किसके अच्छे स्रोत होते हैं, तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत भी होते हैं मूंगफली। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन के दो समृद्ध स्रोत हैं, एक सोयाबीन है, पहले बहुत पूछता था, आजकल ये क्वेश्चन नहीं आता। सोयाबीन जो है ये प्रोटीन के सबसे अच्छे समृद्ध स्रोत है, और दूसरा स्रोत आपका मूंगफली है ना, मूंगफली है भैया। इनके अलावा सेब में मैलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल होते हैं। और जो भी सिट्रस फल है उसमें विटामिन सी होते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। आम वगैरह में विटामिन ए भी मिल जाता है। ये नहीं कि आम भी खट्टा होता है, कोई कोई खट्टा रहता है तो उसमें सी रहेगा खाली, तो ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न, अच्छा प्रश्न एक और पॉइंट है कि जो चींटी और मधुमक्खी के डंक होते हैं ना, उसमें फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो चींटी होते हैं इसमें जो है इनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, जो काट लेता है तो बिस्बिस्सी करता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपने देखा होगा कि ये चींटी वगैरह जो है ये लाइन से चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे लाइन से चलते रहते हैं, एकदम सीधा चलता रहेगा। तो ये क्यों ऐसा सीधा चलता रहता है भाई? एक खास किस्म की गंध छोड़ते हैं जिसका नाम है फेरोमोन, है ना, फेरोमोन। तो इसी को जो है ये नकल करते करते सभी जो है उसी रास्ते से जाएंगे। जैसे एक रास्ता पकड़ा तो सब उसी से जो है जाते रहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, बाद बाकी और कुछ भी नहीं। ये भी शायद एग्जाम में एक बार पूछा है क्या, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी पूछे भाई। इनके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर किस प्रमुख नदी के जो है किनारे, किस प्रमुख नदी के ऊपरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, या फिर सहायक नदी के जो है किनारे बसी हुई है? ये मेन नदी नहीं पूछा है, सहायक नदी है। इन द इंडीज वैली सिलेशन द सिटी ऑफ लोथल वाज सिटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच मेजोरिटी यहाँ पे मेजर रिवर हो गया है। चलिए मैं सहायक नदी के हिसाब से आंसर किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, आपको मैं यहाँ करेक्शन करवा देता हूँ, है ना। तो भाई जो नदी के किनारे हैं ये तो आपका लोथल शहर जो है ये तो आपका भोगवा नदी के किनारे है। लेकिन पूछा गया था ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि कौन से नदी के सहायक नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो साबरमती नदी है जो भोगवा जो है साबरमती के सहायक नदी है, और भोगवा के किनारे तो लोथल है। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, इसीलिए यहाँ पे साबरमती आंसर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा साबरमती नदी जो है इनके प्रमुख सहायक नदी कौन कौन से हो जाएंगे? और तो बाकल हो जाएंगे, मधुमती हो जाएंगे, भोगवा हो जाएंगे। देखिए गांधी जी जो दांडी मार्च शुरू किया था तो इसी साबरमती आश्रम से किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भारत में सिंधु कालीन जो सभ्यता के स्थल है राखीगढ़ी, ये सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है भारतीय भूभाग के अंदर। पाकिस्तान में जाएंगे तो फिर सुरकोतदा हो जाएगा। ये भारतीय भूभाग के अंदर सबसे बड़ी जो है आपका कौन सा है? हरियाणा में स्थित कौन सा? राखीगढ़ी, है ना। इनके अलावा हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी स्थल अपने आप में सुरकोतदा है। सुरकोतदा ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा में पतन नगर कौन कौन से थे? तो सुरकोतदा और लोथल। पतन नगर मतलब बंदरगाह, जहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था। इनके अलावा हड़प्पा की खोज कौन किए भाई? दयाराम सहनी 1921 ईस्वी में। और भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। हड़प्पा काल में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। विनिमय प्रणाली समझते हैं ना, तुम मुझे चावल दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, इस प्रकार से एक्सचेंज वाला। इनके अलावा जो हड़प्पा काल में जो बाजार का हब था वो आपका मोहनजोदड़ो था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा हड़प्पा काल में जो मैं बता दिया मोहनजोदड़ो जो था वो बिजनेस की हब थी, जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिखाया है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा काल में, अगर ओवरऑल आपने देखना है तो। हड़प्पा सभ्यता अपने आप में शहरी सभ्यता थी। लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है कृषि था, साथ ही साथ पशुपालन भी कर लेते थे, ठीक है। अब जब कृषि और पशुपालन दोनों को मिला दीजिएगा तो ऐसे प्रकार की खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है, जो आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी तैरते हैं कि भाई मिश्रित खेती किसे कहा जाता है?
झूमिंग कृषि किसे कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत गहन कृषि किसे कहा जाता है ना। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, जो कृषि और पशुपालन जब साथ में होती है तो ऐसी व्यवस्था को मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि वाले में आपको ऑप्शन क्या रहेगा, सुनिए जरा। गेहूं के साथ सरसों की खेती होती तो है, लेकिन बच्चे टुंग टुंग कर देते हैं और घर पे आते हैं तो फिर अलग ही बात हो जाती है भाई, है ना। तो मिश्रित कृषि खेती के साथ साथ पशुपालन। इनके अलावा जो मैं कहां पे था भाई, सिंधु नदी पे, सिंधु में था। तो भाई सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदारो, जो सबसे बड़े हैं। अगर आपको हड़प्पा की चारों छोर पूछे जाए तो उत्तर में बताइएगा जी मांडा शहर है, ये कहां पे, जम्मू कश्मीर में है। पूरब में जो है आलमगीरपुर है, जो कहां पे है, यूपी के अंदर है। दक्षिण में आपका दायमाबाद है, दौ से दक्षिण, दौ से दायमाबाद, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और पश्चिम में सुरकोतदा है। ये मैंने हिस्ट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है। आशा करते हैं कि आप इतना तो समझ लिए होंगे। इनके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती में सर्वप्रथम थे, इसी जैसे ही बोल रहा हूं ऐसे ही लैंग्वेज होता है क्वेश्चन का। कपास की खेती में सर्वप्रथम थे, भैया बहुत दिन बिताया हूं इसमें, है ना, सर्वप्रथम थे। तो ये आपको आंसर देना है हड़प्पावासी। कौन, हड़प्पावासी, है ना, हड़प्पावासी, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी ही किए, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा काल में जो मुख्य खाद्यान्न था, मतलब खाने का, है ना, फूड, ये जौ था। जौ, जौ जो आजकल हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे तो होते नहीं है। इनके अलावा भोपाल गैस डिजास्टर में कौन सी गैस लीक हुई थी, भोपाल गैस डिजास्टर में जो है, व्हिच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस डिजास्टर। तो जो आपदा त्रासदी हुई थी भोपाल में वो काले दिन, तो उनमें मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक गैस जो है आपका रिलीज, और रिलीज नहीं, इसे लीक कहेंगे। रिलीज मतलब जानबूझ के रिलीज करना, लीक मतलब अपने आप लीक हो जाना, मतलब त्रुटि होना, उसमें कुछ ग्लिच आना, तभी लीक हो सकता है, ठीक है। तो लीक हो गए थे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था वो, है ना, और आज भी वो जो है जर्जर अवस्था में वहीं पर अपने जगह पे पड़ा हुआ है। और कहा जाता है कि उनके आसपास के क्षेत्र में आज भी उनकी जो है मतलब इफेक्ट देखा जा सकता है। भाई हम तो कभी गए नहीं हैं, जो भोपाल के होंगे, जो आसपास वो देखे होंगे, वो समझते होंगे इस बात को, और देखे भी होंगे। तो ये बहुत बुरा हुआ हमारे इतिहास में, और खास करके हमारे देश के लिए उस समय। और ये कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को रात के समय में हुआ था, इसीलिए ज्यादा आदमी जो है अपनी जान इनमें गंवाए। इनके अलावा इसी प्रकार का जैसे आपने मिक गैस देखा, उसी प्रकार से छोटू सा नाम है सीएफसी। ये क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो आपको ओजोन को क्षति पहुंचाता है। अभी अभी ओजोन का सूत्र भी पूछ दिया था सीजीएल में। तो भाई ओ के 3 होते हैं, ये आज से नहीं, आज से 2 साल से बताते हैं। ओ का 3 मतलब O3 होते हैं आपके ओजोन, ठीक है। इसके अलावा ओजोन पे जो है आपका संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। काल कोठरी की घटना इसी प्रकार की हो गई, जिसमें जो है इंडिया में ही घटी, जिसमें बहुत सारे आदमी की जान चले गए थे, लेकिन ये थे सारे के सारे इंग्लिश मैन। कौन थे, इंग्लिश मैन। तो ये कहां पे हुए थे, बंगाल के अंदर हुए थे, बंगाल के अंदर। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 3 से 12 तक के तत्व को क्या कहा जाता है। What were the elements from group 3 to 12 called in the modern periodic table? तो इन्हें कहते हैं भैया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन मैं आपको जो है पहले भी करा चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये वाली जो सीट है आपके सामने, यहां से क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। और जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे जो है मुझे धन्यवाद दिए हैं, भैया आप लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके सामने आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। साथ तो आप भी दे रहे हो, तभी तो फायदा मिल रही है, और साथ दोगे तभी फायदा मिलेगी। नहीं तो कोई भी दुनिया के टीचर कुछ भी आपको पढ़ा दे, अगर आपके अपनी दिल एब्जॉर्व नहीं करेगा तो फिर कुछ भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी एग्जाम अच्छा गया और जिनका नहीं गया है उनके लिए भी भाई थोड़ा सा ये है कि थोड़ा दिन रख दीजिए, अच्छा ही अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में खोजकर्ता मोस्ले हैं, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। आप देखेंगे 1 2 3 इस प्रकार से क्रम है। समूह में जो है 18 जो समूह है लास्ट वाला, उसमें इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियॉन। इन सब का इस्तेमाल भी एक आध समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। हीलियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक तो आपको गुब्बारा फुला लेते हो, वायुयान के टायर फुला लेते हो। दूसरी आपका एक्वा ग्लांस में जो आपका गोताखोर होता है
वो आपका सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिक्स करते हैं। इसके अलावा हीलियम का और भी कुछ उपयोग है क्या? हीलियम का उपयोग जो है होम सिग्नल में भी होता है। अच्छा, मैं अगला टॉप जो चीज है यहाँ पे बाद में बता दूंगा। फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पे किन किन, एक तो ऑक्सीजन मिला के सांस लेने में, अच्छा अस्पताल में भी सांस लेने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हीलियम का। ठीक है, हीलियम जो है ज्वलनशील नहीं होते, ये बात भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा आर्गन, आर्गन का इस्तेमाल आप ट्यूबलाइट वगैरह में कर लेते हो। जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। रेडॉन को चिकित्सीय प्रणाली में यूज करते हैं। नियॉन को जो है रोड लैंप वगैरह जो होते हैं वहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन, हेलोजन कौन है भाई? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टिटीन। इनमें कुछ है जिनके कुछ गुण हैं, अपने ध्यान रखेंगे। क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब एफेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव है। फ्लोरीन सबसे अधिक निगेटिविटी दर्शाता है, बहुत ही ऋणात्मक होता है। ब्रोमीन कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली अधातु है। आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। एंटीसेप्टिक समझ रहे हैं ना, जब कट जाता है ना, तो भाई सेप्टिक ना हो, इसीलिए एंटी का काम करता है ये। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 को, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब जो है इसको कैलोकेजन कहा जाता है। क्या? जैसे हाइलोजन वैसे ही कैलोकेजन। तो कैलोकेजन किसको? 16 को। हाइलोजन किसको? 17 को। और अक्रिय गैस, इनर्ट गैस किसको? 18 को। 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमणीय धातु भी कहते हैं, संक्रमणीय धातु भी कहते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसने बदायूं पर 1197-98 पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के अपने पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था? इस क्वेश्चन की भाषा दूसरी मैं निकालूं तो आपसे पूछा जाएगा कि बदायूं का प्रथम मुस्लिम गवर्नर कौन थे, तो भैया आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। नियुक्त कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कब किए थे? 1206 में। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? ममलूक वंश कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव कौन रखे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे थे, है ना। अच्छा, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश जो थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और रजिया की जो है पिताजी थे। रजिया कौन थी भाई? रजिया सुल्तान, सल्तनत पे शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका। इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी दल का गठन किया, है ना। इसके अलावा गुलाम वंश के एक और योग्य शासक थे, कौन? बलबन। सिजदा और पैबोस का जो है इन्होंने प्रचलन चालू किया। लहू और रक्त की नीति अपनाई और नवरोज त्योहार की शुरुआत करी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ज्ञान प्रकाश घोष रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो तबला से संबंधित है। देखिए, तबला के इंडिया में 6 बेसिकल घराने हैं, आपको ध्यान रखना है ना। आपको जो है फर्रुखाबाद घराना, पंजाब घराना, बनारस घराना, दिल्ली घराना, ये सब जो है तबला के घराने हैं, ध्यान रखेंगे। गुदई महाराज, इसे समता प्रसाद के नाम से जानते हैं, गुदई महाराज को आम भाषा में, और आम मतलब ओरिजिनल नाम क्या है? समता प्रसाद। तो ये भी तबला से हैं। लच्छू महाराज, गुदई महाराज, लच्छू महाराज, ये दोनों जो है बनारस घराने के हैं। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन साहब अल्लाह रखा के पिताजी थे, और जाकिर हुसैन दिल्ली घराने, सॉरी पंजाब घराने के जो है तबला वादक हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जाकिर हुसैन जो है ये पंजाब घराने के तबला वादक हैं। शौकत हुसैन, विजय घाटे, कंठे महाराज महाराज वाला सरनाम जाएगा तो या तो तबला बजाएंगे या तो फिर कथक नृत्य से रहेंगे, राइट। अहमद ठिकरवा, है ना, पंडित किशन महाराज, तो ये सभी के सभी जो है, फैयाज जी, ये सभी के सभी जो है तबला के वादक हैं। तबला वादन से संबंधित जो घराना है, दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, पंजाब घराना और फर्रुखाबाद घराना। इनके अलावा प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन साहब पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ध्यान रखेंगे। समता प्रसाद जी को जो है बनारस घराने से संबंधित है, समता प्रसाद, है ना। और राम सहाय जो है बनारस घराने के जो है संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप गांधी जी से नहीं जुड़े रहे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी? तो स्वदेशी आंदोलन। महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए थे, 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे। आजकल हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी, है ना, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो पहला जो आंदोलन इनका इंडिया में हुआ लौटने के बाद, चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया पद्धति, नील की खेती से जो है छुटकारा दिलाए। कहां पे? बिहार के चंपारण में।
कौन आमंत्रण किए थे? राजकुमार शुक्ल। ये भी पूछता है। गांधी जी के अन्य आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1922 में बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ेगा? क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। इनके अलावा 1918 में खेरा सत्याग्रह, 1930 में दांडी मार्च, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और करो और मरो का नारा जो है 1942 में दांडी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिए थे, जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, सीजीएल में करो और मरो की नारा जो है महात्मा गांधी ने दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कहां से हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था, बंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। इनके अलावा जो अगर आपसे कोई पूछे कि करो और मरो जो है नारा जो दिए थे गांधी जी 1942 में, वो कहां से हुआ था, तो बताइए ग्वालियर टैंक से। कभी कभी ग्वालियर टैंक ऑप्शन में रहता है, खाली बंबई ये रहता, तो बंबई बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबलिंग शब्द जो है विथ व्हिच स्पोर्ट इज द टर्म ड्रिबलिंग रिलेटेड? तो भाई बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में डायमीटर जो है 26 × 15 का है, यानी 26 मीटर लंबाई, 15 चौड़ाई। बास्केटबॉल से संबंधित अन्य शब्दावली है फ्री थ्रो, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, शूटिंग। ये सभी के सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, घोल के पिया करो, घोल के पिया करो, है ना, समझो, है ना भैया, है ना, काम आएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में, अच्छा जब बास्केटबॉल आ गया तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9, वॉलीबॉल में कितने? 6, है ना। इसके अलावा आपका रग्बी में 15, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7। तो ये सब के सब आपको जो है ध्यान रखना है। पोलो में 4, है ना। तो ये खिलाड़ी के जो है क्वांटिटी ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यहाँ कैसे हुआ था? तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा 1935 में हुआ था, मतलब इनके सिफारिश पे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण कब हुई? 1949 में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहला गवर्नर कौन थे? सेठी देशमुख। वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास, 25 में, है ना। इनके प्रमुख कार्य क्या है? साख सृजन करना, मौद्रिक नीति बनाना, बैंक दर तय करना, रेपो रेट जारी करना, एसएलआर तय करना, सीआरआर तय करना। अब ये सब क्या होती है मैं सब बता चुका हूँ क्लास के दौरान। इनके अलावा रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक विजन 2025 लॉन्च किए हैं। ये इनका चाहत है कि भाई जो करेंसी की लेन देन है वो डिजिटल फॉर्म में ज्यादा हो आगामी 3 साल, मतलब 25 तक। ठीक है। इनके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी तो सदकाफू है, सदाकफू इस प्रकार से नाम है, संदकाफू इस प्रकार से नाम है भैया। थोड़ा सा यहाँ पे पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? अनायमुदी। जिंदगिरहा ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पहले महेंद्रगिरी हुआ करता था, लेकिन अब जिंदगिरहा है। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है ना, अगर अनायमुडी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप इलायची पहाड़ी को भी सेट कर सकते हो। इलायची पहाड़ी जिसे कार्डेमम हिल कहते हैं, क्योंकि यहीं के पास दक्षिण दिशा में जो है अनायमुडी के दक्षिण में स्थित है, जो केरला में है। इनके अलावा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। वैसे तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, लेकिन इसके कुछ पार्ट पाकिस्तानी वाले इलाकों को भी छूता है, जो आपका पीओके वाला क्षेत्र है। इसीलिए जो है यहाँ पे मैं कंचनजंगा को ही इंडिया को जो है संपूर्ण समर्पित है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वत का है। अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत आपसे पूछे तो आपको एंडीज बताना है, मतलब सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर पूछे तो आपको क्या बताना है भाई? तो आपको बताना है जी एंडीज। क्या बताना है? एंडीज बताना है। इनके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से रोग नहीं होता है? जीवाणु विषाणु से क्वेश्चन आ जाते हैं कि रोग कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। तो सबसे पहले हर्पीस यहाँ पे ऑप्शन में है। हर्पीस रोग जो है ये जीवाणु से नहीं होता दादा, ये वायरस से होता है, वायरस से होता है, वायरस से। जीवाणु से होने वाले जो रोग है आंत ज्वर है, तपेदिक है, डिफ्थीरिया, टिटनेस और प्लेग। देखिए डिफ्थीरिया और प्लेग आपसे काफी पूछे जाते हैं कि जैसे सुनने में लग रहा है ना कि डिफ्थीरिया जो है गला की बीमारी होती है, ये सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो भी नाक वगैरह है उनको प्रॉब्लम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि वायरस से होने वाला होगा, क्योंकि सर्दी जैसा लक्षण दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है बैक्टीरिया से होती है डिफ्थीरिया। इनके अलावा जो प्लेग है, ये प्लेग भी जो है फैलता है जी। एक बार प्लेग ने महामारी का रूप ले लिया इंडिया के अंदर, है ना। एक बार प्लेग ने, है ना। तो भैया प्लेग भी जो है जीवाणु से ही होता है। इनके अलावा जो ये टिटनेस है ये भी जीवाणु से होता है, और टिटनेस जब अगला स्टेज में पहुंच जाता है तो इसे लॉकजा कहते हैं, लॉकजा। इसीलिए कभी भी कट फट जाए ना तो तुरंत टिटनेस की
सुइया ले लेनी चाहिए। इसके अलावा विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग हर्पीस है, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस है, छोटी माता है, पोलियो है, रेबीज है, ये सभी के सभी जो है आपके वायरस से होने वाले रोगों में से है। ये बर्ड फ्लू है भाई, बर्ड फ्लू मुर्गा वाला। इसके अलावा जीवा अच्छा रेबीज है, रेबीज लिखा है क्या, रेबीज लिखे है ना। रेबीज के टीके का खोज कौन किए थे भाई, तो आपका लुई पास्चर ने किया था, ध्यान रखेंगे। लुई पास्चर दूध के पाश्चुकरण का सिद्धांत और रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज एक ऐसा बीमारी जिसमें आदमी को जल से डर लगने लगता है, जल मतलब पानी से, इसे हाइड्रोफोबिया इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं। हाइड्रो मतलब जल, फोबिया माने किसी चीज से उन्माद मतलब पागल, एकदम बहुत ज्यादा डर होना, किसी चीज से भय समा जाना, उसे फोबिया कहते हैं। और किसी चीज को पागलपनी की तरह जो है चाहना, उसे मेनिया कहते हैं, है ना। जैसे मेनिया किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाओ एकदम, मतलब समझ रहे हैं, और फोबिया मतलब बहुत ज्यादा डर, ठीक है, तो ये समझेंगे। इसके अलावा जीवाणु की खोज कौन किए थे, ल्यूवेन हॉक ने किए थे जीवाणु की खोज। भाई ल्यूवेन हॉक से और आप क्या समझते हैं, तो ल्यूवेन हॉक जो है जीवित सेल का खोज भी किए थे, है ना। 1674 ईस्वी था वो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट अभी सीजन में परसों पूछा गया था ना जी, कि लाइव कोशिका का खोज कब किए थे ल्यूवेन हॉक, तो 1674 में। इनके अलावा वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं मैं आपको समझा चुका हूं पहले, कि मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले पिछले साल कोरोना आया था, कोरोना नहीं 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए, 3 साल होने को आ गए, तो भाई कोरोना आए थे, तो क्या होती थी, कोरोना क्या कपड़े को कभी इफेक्ट पहुंचाया, तो नहीं पहुंचाया। तो भाई आप यही कपड़ा पहन के बाहर जाते थे, उसी में कोरोना आता था लग के, तो आप नहाते थे ना घर द्वार में। मतलब क्या है कि भाई जब तक वो लाइव सेल के संपर्क में है ना, तभी तक वो एक्टिविटी करता था। जैसे ही मतलब वो लाइव से दूर हटा तो वो भी जो है मर जाता था, ऐसे सोया रहेगा, कब आएगा कब आएगा। जैसे ही कोई आएगा उसको जो है अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। इसका मतलब जब भी कोई जीवित चीज के संपर्क में आता है तभी वो जीवित बनता है, नहीं तो वो भी मरा पड़ा रहता है। इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है, किसे मतलब वायरस को, जिसकी खोज कौन किए थे, इवान बस्की ने किए थे। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना। और इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको जो है वहां से बता दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।